फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहाँ पे पाया जाता है और ये होता क्या है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है इंफ्रारेड रीजन में, जिसको हम IR भी कहते हैं। इस रीजन में ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो होता है वो ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के वजह से पाया जाता है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट आता कहाँ से है, तो मैं बता दूं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूल के वजह से स्पेक्ट्रा बनता है। तो मॉलिक्यूल के वजह से बनता है तो कैसे बनता है, देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है। यहाँ पे HCl एक मॉलिक्यूल हमने लिया है। अब ये जो होता है मॉलिक्यूल, ये वाइब्रेट करता रहता है। ये क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। अलग अलग एनर्जी लेवल से ये वाइब्रेट करता रहता है। आपको पता चल गया मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट। वाइब्रेट का मतलब कभी कंप्रेस हो जाता है, पास पास आ जाता है, कभी दूर हो जाता है। इस तरीके से एटम पास आते हैं, कभी दूर रहते हैं। तो इस तरीके से ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है और जब हम इस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंसिडेंट होता है इस पे, तो ये और तेजी से वाइब्रेट करता है। अलग अलग एनर्जी से ये वाइब्रेट करता है। तो जब ये अलग अलग एनर्जी से वाइब्रेट करता है तो बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे इसके, बहुत सारे क्या होंगे, एनर्जी लेवल होंगे। तो ये कैसे अलग अलग एनर्जी से करेगा, जैसे मॉलिक्यूल मान लीजिए लोअर एनर्जी में है, इसने इस पे रेडिएशन गिरी, लाइट गिरी, इंसिडेंट रेडिएशन गिरी, तो ये हायर एनर्जी पे पहुंच गया। फिर इस पे रेडिएशन गिरी, फिर ये हायर एनर्जी पे पहुंच गया। ऐसे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में पहुंचता है। उसी से हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। ये वाइब्रेशन की वजह से मिलता है, तो इसीलिए हम लोग प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कौन से मॉलिक्यूल देते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारे वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल HCl, HF। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब अलग अलग एटम हो, मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम हो, जैसे एक H हो तो एक Cl हो, एक H हो तो एक F हो, मतलब डिफरेंट एटम हो। अगर होमोन्यूक्लियर की बात करें तो दोनों सेम एटम हो मॉलिक्यूल में, जैसे H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, O2, N2, ये सब वाइब्रेशनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनसे आपको स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है। और हेट्रोन्यूक्लियर से हमें मिलेगा, क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर के पास क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होता है। जैसे H+Cl- ये सेपरेट होता है। इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। और इसके वजह से जो मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता है तभी इससे रेडिएशन इंटरैक्ट करता है, तभी हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होगा तभी हमारा रेडिएशन इंटरैक्ट करेगा। रेडिएशन जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। और होमोन्यूक्लियर में डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ रेडिएशन इंटरैक्ट नहीं करता, आपको यहाँ पे क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है। लेकिन ये कौन सा स्पेक्ट्रा देते हैं, तो ये रमन स्पेक्ट्रा देते हैं, जिनको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ये रमन स्पेक्ट्रा को ये शो करते हैं होमोन्यूक्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कैसे हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। हमारा हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, और ये डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट के होने की वजह से ये रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है, जिससे इसकी एनर्जी लेवल में इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने से हमें स्पेक्ट्रा ऐसे मिलता जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम इतना ज़्यादा पढ़ क्यों रहे हैं, तो वाई डू बी स्टडी दिस स्पेक्ट्रा। देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनको पहचाने कैसे, तो उनको पहचानते हैं उनके स्पेक्ट्रा की मदद से। जैसे हम इंसान को कैसे पहचानते हैं, उसके फिंगरप्रिंट से आप इंसान को पहचान लेंगे। ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल को कैसे पहचानेंगे, उसके स्पेक्ट्रा से। बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो हम उनके स्पेक्ट्रा से पहचान लेंगे। देखिए, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो होती है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन। जैसे मान लेते हैं HCl कोई मॉलिक्यूल है, तो HCl पे अगर हम कोई रेडिएशन गिराएंगे, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब HF वो रेडिएशन हो सकता है ना एब्जॉर्ब करे, केवल स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। तो हम बता देंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल HCl है क्योंकि इसने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, ये मॉलिक्यूल HF है क्योंकि इसने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का ही यहाँ पे मतलब है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिक फिंगरप्रिंट होता है हमारे मॉलिक्यूल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेक्ट्रा देख के कि मॉलिक्यूल ये वाला है। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं कि भाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम लोग कैसे समझे, इसकी एनर्जी वगैरह को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि एनर्जी से ही तो हम स्पेक्ट्रा बताते हैं। तो इसके वाइब्रेशन के अलग अलग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें। तो वाइब्रेशन के एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मानते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, और मॉलिक्यूल भी हमारा क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ये हमने मान लिया, क्योंकि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। जब तक एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तब तक स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए हमने कंसीडर किया। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल अजम्पशन था कि हम वाइब्रेशन को ट्रीट करें कि मॉलिक्यूल हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हमने मान लिया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 kr-re²। ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से स्प्रिंग की तरह ही तो हो गया, ये कोई स्प्रिंग है और यहाँ पे ये इस तरीके से ये कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो ये हमारी आर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इसके बाद में मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया ये, तो ये आर डिस्टेंस चल गया, आर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। तो इस तरीके से r - re का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर हम re को 0 ले लें तो केवल क्या हो जाएगा? 1/2 kr² हो जाएगा, ठीक है। मतलब re को 0 का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पे है, ठीक है। ये है इसका मतलब। अगर हम x के टर्म में लें, केवल r के टर्म में, 3 डायमेंशन में हो जाता है, x के टर्म में ले तो 1/2 kx² हो जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, r इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, x जो होता है या r जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहाँ पे बैलेंस था स्प्रिंग, आपने खींच दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वही हमारा x है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और उसको सॉल्व कर लेते हैं, एनर्जी पता चल जाए ताकि हम स्पेक्ट्रा को बता दें। तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? d2ψ/dx² प्लस 8π² μ/h² ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 1/2 kx² साइज इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, हमें ये पता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू हमने लिया हुआ है मास के जगह पे, तो ये म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, क्योंकि दो हमारे एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इनका दोनों का मास हमें कंसीडर करना होता है। दोनों का मास कंसीडर कैसे कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए रिड्यूस मास लेते हैं, सिस्टम का ले लेते हैं m1m2/m1 + m2। अगर m1 हमारा पहले का है, m2 दूसरे का है, तो m1m2/m1 + m2 क्या होता है? रिड्यूस मास। इससे हम पूरे सिस्टम का कंसीडर करते हैं रिड्यूस मास, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल सी है। d2ψ/dx² प्लस 8π² म्यू और ई को मल्टीप्लाई करके h² ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 8 का क्या होगा? 4 हो जाएगा, 4π² म्यू kx²/h², और साई को ऐसे कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको हम कोई छोटा कांस्टेंट मान लेते हैं। 8π² म्यू e/h² को हम अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ पे √4π² म्यू के h² को, यहाँ पे √4π² म्यू के h² को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d2ψ/dx² प्लस ब्रैकेट में ये पूरा हमने क्या माना था? अल्फा माना था, और इसको रूट में माना था, तो इसलिए ये β² हो जाएगा, और x² यहाँ पे, तो x² ये। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? सॉल्व करने के लिए ईजी वे में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कोई वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं जाई। जाई मतलब xi जाई, और इस वाले को हम क्या पढ़ते हैं? वेव फंक्शन वाले साई को, इसको हम पढ़ते हैं साई, psi, ठीक है। तो ये जाई पढ़ते हैं xi। तो जाई इज इक्वल टू क्या हम मान लेते हैं? चलिए मान लेते हैं √βx, मतलब इसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जाई इज इक्वल टू √βx हमने मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे? d2x/dx² इज इक्वल टू बीटा d2e/d2 ये कैसे लिख दिया इसको मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन से हमने ये लिख दिया। कैसे लिख दिया? देखिए यहाँ पे इसको हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा de, मतलब d साई, और यहाँ पे √β का √β ही होगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपोजिट इनवर्स में लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा d/d √β, और यहाँ पे d/dx ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो d²/d² हो जाएगा यहाँ पे, और बीटा d²/dx², ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। अब इसको आप क्या कर दीजिए? इधर भेज दीजिए। यहाँ पे हमने इन्वर्स किया तो यहाँ पे 1/√β होगा, सॉरी 1/√β होगा, और यहाँ पे 1/β होगा। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए ये आपको समझ में आया ये वाला टर्म, ठीक है। इसको हमने इन्वर्स कर दिया तो हमारा 1/√β d/dx हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/β d2/dx²। तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा बीटा d2/d
टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही चीज़ तो लिखा है हमने, बहुत ईजी है, समझा दिया आपको, आप खुद भी कर सकते थे। तो ये हमने किया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीटा डी टू बाई डी साई स्क्वायर। तो बीटा को हमने ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे डी टू साई बाई डी साई स्क्वायर ये हम लोग लिख देंगे, क्योंकि साई हमारा है यहाँ पे तो साई लिखेंगे, और ये हमने लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पे बीटा डी टू बाई डी साई स्क्वायर लिखा है, साई को वैसे लिख दिया, प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और एक्स जो है हमारा वो किसके बराबर है, एक्स जो है साई बाई बीटा रूट बीटा के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर हमें लेना है, तो एक्स स्क्वायर लेना है तो हमारा क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर बाई बीटा, तो साई स्क्वायर बाई बीटा। ठीक है, और बीटा स्क्वायर आपका पहले से था। तो ये आप समझिए, थोड़ा सा मैथ है, हमें कुल मिला के एनर्जी लास्ट में कैलकुलेट करनी है, वहीं से हमें कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ को आप ध्यान से समझिए। तो डी टू साई बाई डी साई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने बीटा से डिवाइड कर दिया है पूरे को, तो ये हमारा बीटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लस अल्फा बाई बीटा माइनस एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा से हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहाँ बीटा स्क्वायर ही रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम ट्राई करते हैं और लिखते हैं। तो हमारा सोल्यूशन जो होगा, साई ऑफ जाई इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट यू ऑफ जाई इज इक्वल टू इंटू ई टू द पावर जाई स्क्वायर बाई टू। ये हमारा सोल्यूशन होता है, ये हम ट्राई करने के लिए लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने एक ट्रायल सोल्यूशन माना है ये, इसको पुट करके देखते हैं इसमें। तो पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो डी टू यहाँ पे साई के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, साई के जगह पे आपका यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू बाई डी साई स्क्वायर माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा जाई डी यू बाई डी, हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो प्लस अल्फा बाई बीटा माइनस वन ऑफ u इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे, डेरिवेट करके पुट करेंगे, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें मिल जाएगा अगर हम टू का यूज़ करेंगे फर्स्ट में, दो बार डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इफ़ बी रिप्लेस अल्फा बाई बीटा माइनस वन बाई टू न्यू, अगर अल्फा बाई बीटा माइनस वन को टू न्यू से रिप्लेस करें तो ये हमें हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में मिल जाएगा। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये, अगर हम इसके यहाँ पे टू न्यू रख दें तो हमें यहाँ पे रख सकते हैं यू ऑफ जाई एस एच न्यू ऑफ जाई। यहाँ पे जो हम यू रख रहे हैं उसके जगह पे एच हम रख सकते हैं, क्योंकि हर्माइट पॉलिनोमियल को एच से डिनोट किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू एच बाई डी जाई स्क्वायर माइनस टू जाई डी एच बाई डी प्लस टू, यहाँ पे हमारा न्यू के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर टू न्यू रख दे तो हमारे किसके बराबर, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो टू न्यू एच न्यू जाई ई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एच न्यू जो है इसी को हर्माइट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल कहा जाता है और इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है हर्माइट। तो अब इसका सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे आपका u था, तो अब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हमने सोल्यूशन को मॉडिफाई करके h में लिख दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन कैन बी रिटन एज दिस, हर्माइट का। तो दीज सोल्यूशन आर एक्सेप्टेबल ओनली जब हमारा न्यू जो होता है वो 0 1 2 के बराबर होता है, या डॉट डॉट डॉट। आपको पता है हर्माइट पॉलिनोमियल में जैसे एच एन से आप लिखते थे तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती थी, 0 1 2 डॉट डॉट, कंडीशन है ना हर्माइट पॉलिनोमियल की, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एच न्यू है तो न्यू की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 होगी। तो यही तो कंडीशन है हर्माइट पॉलिनोमियल की, ये हमें पता है ऑलरेडी। द रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यू गिव्स ए करस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ई। अगर न्यू पे रिस्ट्रिक्शन है तो हमें ई पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा और हमें वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब अल्फा बाई बीटा माइनस वन आपने क्या लिखा था, टू न्यू के बराबर लिखा था हर्माइट बनाने के लिए, तो अब इसका यूज़ कर लीजिए। तो अल्फा बाई बीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू न्यू होगा, तो यहाँ पे वन को इधर भेज दीजिए, तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू न्यू प्लस वन। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इसको हमने इक्वल करके लिख दिया। अब यहाँ पे अल्फा जो आपने माना था वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बीटा जो माना था यहाँ पे पुट कर दीजिए, और सॉल्व करके आप एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अल्फा क्या माना था आपने, बीटा क्या माना था, ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था, अल्फा और बीटा। अल्फा आपने माना था 8 पाई स्क्वायर म्यू ई बाई एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रख दिया अल्फा की वैल्यू। और बीटा आपने क्या माना था, ये माना था 4 पाई स्क्वायर म्यू के एच स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पाई लिखा हुआ है, रूट म्यू क्योंकि रूट म्यू के लिखेंगे, बाई एच स्क्वायर है रूट में, तो रूट से बाहर करेंगे तो एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 पाई स्क्वायर म्यू ई बाई एच स्क्वायर इंटू एच बाई 2 पाई रूट म्यू के, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो न्यू प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ई
4π/h, यहाँ पे अंडर रूट म्यू बाई के इज इक्वल टू 2 न्यू प्लस 1/2। ये हमने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया देखिए, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा हमारा 4π लिख दिया। एक h से एक h काटेंगे, h हो जाएगा। यहाँ पे म्यू, ये रूट म्यू है तो यहाँ पे ऊपर रूट म्यू बचेगा और नीचे रूट के बचेगा, और एनर्जी तो यहाँ पे है ही है तो ये हमने लिख दिया। फिर एनर्जी इज इक्वल टू h/4π, और यहाँ पे म्यू बाई के है, इधर जाएगा तो रूट के बाई म्यू हो जाएगा, इंटू में 2 है, न्यू प्लस 1/2। तो एनर्जी हमारा आ जाएगा h/2π, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 को काटेंगे तो 2π, रूट के बाई म्यू, न्यू प्लस हाफ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने h को उतार दिया, और ये जो होता है 1/2π रूट के बाई म्यू जो होता है वो हमारा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होता है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये क्या होता है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2π अंडर रूट के बाई म्यू, ये होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। और यहाँ पे न्यू जो है वो हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ये वाला न्यू जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 होती है। ये आपको पता है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमने एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन एनर्जी जो होती है स्पेक्ट्रा की वो वेव नंबर के टर्म में होती है। हमारा जो डेटा होता है वेव नंबर के टर्म में होता है, तो हम एनर्जी को वेव नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हम जी ऑफ न्यू मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी को hc से डिवाइड कर देंगे तो वेव नंबर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो न्यू ऑसिलेटर यहाँ पे h से हमारा h कैंसिल हो जाएगा, c नीचे बच जाएगा, न्यू प्लस हाफ, क्योंकि hc से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक h कैंसिल हो जाएगा, एक h ऊपर था तो, और c हमारा नीचे बच जाएगा। तो ये हमारा आ गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यू ऑसिलेटर बाई c जो होगा वो ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आ जाएगा। अभी तक आप क्लासिकल फ्रीक्वेंसी को देख रहे थे, अब ये वेव नंबर के टर्म में आ जाएगा अगर आप c से डिवाइड कर देंगे तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये हम लिख देंगे इसको ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से। तो जी ऑफ न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा न्यू प्लस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे न्यू की वैल्यू 0, 1, 2 आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जी न्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो 1/2 ओमेगा हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 ओमेगा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/2 5/2 ओमेगा हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7/2 ओमेगा, ऐसे डॉट डॉट करके मिलता जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया है, रोटेशनल एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, क्योंकि एनर्जी ही तो है ये वेव नंबर में। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो आपको कुछ इस तरीके से एनर्जी लेवल मिल रहा है। एक 0 पे क्या मिल रहा है आपका, न्यू बराबर 0 पे आपको 1/2 ओमेगा मिल रहा है, 1 पे आपको 3/2 ओमेगा, 2 पे आपको 5/2, 3 पे 7/2, ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल मिल रहा है। तो अगर आप एनर्जी लेवल आपको मिल रहा है तो अब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल मिल गया तो हमारा पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूल लोअर में है मान लेते हैं। यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हुई तो पार्टिकल हाइयर एनर्जी लेवल में चला गया, फिर रेडिएशन इंसिडेंट हुई फिर हाइयर में गया, फिर रेडिएशन इंसिडेंट हुई फिर हाइयर में, फिर और हाइयर में, फिर और हाइयर में गया। यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन रूल होता है वो होता है +-1। क्या होता है, +-1 होता है हमारा सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा न्यू बराबर होता है +-1, मतलब कि ये एक स्टेप ऊपर जाता रहेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही ये देगा, ये एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं देता है, तो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीरीज क्यों देता है, क्योंकि लो एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंस क्या मिल रहा है, लेवल मिल रहा है। देखिए इक्विडिस्टेंस लेवल मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हाइयर में से लोअर को घटाते हैं तो 3/2 - 1/2 क्या करेंगे, 3/2 में से 1/2 करेंगे ओमेगा, 5/2 में से 3/2 करेंगे ओमेगा, 7/2 में से 5/2 ओमेगा, 9/2 माइनस साइड में ओमेगा, 11/2 - 9/2 ओमेगा। सब में देखिए ओमेगा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब में ओमेगा मिलेगा। यहाँ पे पहले मैंने 0 to 1 वाला किया तो ओमेगा, आप यहाँ पे 1 से 2 वाला करेंगे उसमें भी ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें केवल ओमेगा पे ही स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी वो मोस्ट इंटेंस होगी, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे लेवल हैं वो हमें ओमेगा पे ही दे रहे हैं। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलेगी उसमें क्या मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगी जो कि क्या होगी, मोस्ट इंटेंस बैंड होगा। ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का एजम्पशन है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमें ये मोस्ट इंटेंस बैंड तो मिलता है, लेकिन साथ में कुछ और भी पतले पतले बैंड मिलते हैं, कुछ और भी पतले पतले बैंड मिलते हैं प्रैक्टिकली ये हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, तो वो अलग केस होता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के मदद से मैंने आपको समझाया, इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, बट प्रैक्टिकली वी गेट सम अदर बैंड्स एज वेल। ठीक है, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।